हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नंबर सिस्टम पार्ट 21। इसमें बेटे क्वेश्चन में गिवन है कि एक छात्र को एक संख्या 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। ये क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही बेटे इजी है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसको जैसे ही क्वेश्चन में बोल रहा है उसी तरीके से हम करते हैं। कह रहा है एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। मान लीजिए वो संख्या मैंने मान लिया वो x है। कह रहा है उसको 6 से तो विभाजित करने के लिए कहा गया है और कह रहा है कि जो भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया है। तो मान लो अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो जो इक्वल टू के बाद वैल्यू आती है वो भागफल आती है। मुझे नहीं पता भागफल क्या है, मैंने मान लिया भागफल के है और कह रहा है भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद 6 से विभाजित कर दिया प्राप्त संख्या को। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया, संख्या को जो भी संख्या थी उसमें उसने पहले तो 12 जोड़ दिया, ठीक है बेटे, और बाद में उस प्राप्त संख्या को 6 से उसने विभाजित कर दिया। अब बाद में उस प्राप्त संख्या को उसने 6 से विभाजित किया। इस प्रकार जो उत्तर जो आया इसका वो आया 112। तो इसका मतलब जो इसका भागफल आया वो कितना आया बेटे, 112। तो अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। तो ये हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से उस संख्या की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो एक बात बताओ, x प्लस 12 बराबर ये क्या हो जाएगा बेटे, इसको मैं मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ। तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 1 जा 6, तो 672 यहाँ से आ जाएगा। और ये प्लस का जो 12 है ये अदर साइड जाके राइट हैंड साइड में माइनस का 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेटे यहाँ से आ जाएगी, x बराबर जब 12 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 660। ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि सही उत्तर कितना होना चाहिए था। x की वैल्यू यहाँ से 660 आ गई है, उसको मैं क्या करूँगा बेटे, यहाँ पे मैं पुट करूँगा x की जगह पर। ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अब वो जब मैं यहाँ पे मान लो मैं x की जगह पे अगर मैं 660 मैं इसको इधर कर लेता हूँ ऊपर, तो अगर मैं x की जगह पे अगर यहाँ पे इसकी जगह पे अगर मैं 6 अगर 0 में इसको पुट कर दूँ और अपोन में डिवाइड में हमारा 6 पहले से ही है, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 0 हमारा है ही, तो यहाँ से 110 आ गया। तो वो क्या कह रहा था, ये जब मैंने डिवाइड किया तो ये मेरी पता है किसकी वैल्यू आई, ये इस k की वैल्यू आई जो भागफल है। ठीक है, तो भागफल मेरा कितना आ गया, 110। ठीक है, तो जब जो भी हम डिवाइड करते हैं वो इक्वल टू पे भागफल की वैल्यू होती है। तो ये 110 हमारा भागफल आ गया और कह रहा है उसने उसमें क्या कर दिया, 12 जोड़ दिया। तो इसमें अगर मैं 12 जोड़ दूँ 110 में, तो बेटे ये हमारा हो जाएगा 122। कितना हो जाएगा, 122। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटे पी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि विशाल ने अपनी मासिक आय का 3/11 भाग स्टॉक शेयर में एवं 1/4 भाग म्यूचुअल फंड में निवेश किया। उसने शेष राशि को घरेलू आवश्यकताओं एवं परिधान पर क्रमशः 5:3 के अनुपात में खर्च किया। उसका घरेलू आवश्यकताओं पर व्यय जो है वो 2100 रुपये था। उसकी वार्षिक आय क्या है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा जो है लेंथी टाइप का है, या तो मैं इसको x मान के या तो मैं इसको 100 मान के किसी भी तरीके से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें जो है, देखते हैं कैसे होता है। तो मैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है 100 मान के सोल्व कर लेते हैं, x मान के बाद में देख लेंगे। तो ये क्या कहता है कि अगर आप बताएंगे, आप कमेंट करके बता दीजिए, अगर आप चाहेंगे तो मैं x मान के भी सोल्व करा दूँगा। ठीक है, मान लीजिए कि विशाल की जो मासिक आय है, मासिक आय की बात चल रही है, तो मान लीजिए कि कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, कह रहा है कि उसने अपनी मासिक आय का 3/11 भाग है वह स्टॉक शेयर में और उसी का 1/4 भाग जो है म्यूचुअल फंड में उसने निवेश कर दिया। तो अगर मैं 100 का 3/11 भाग अगर मैं देखूं तो 3/11 गुणा 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटे, अब वो कह रहा है कि और इसी 100 रुपये का उस आय का 1/4 भाग उसने म्यूचुअल फंड में, तो 1/4 अगर मैं 100 का कर दूँ तो 25 रुपये जो है मान लो कि उसने म्यूचुअल फंड में कर दिया। 1/4 100 का होता है 25। ठीक है, आपका ये हो गया और ये हो गया। अब कह रहा है कि जो शेष राशि है, तो शेष राशि कैसे निकलेगी, ध्यान रखना, ये जो 100 है, ये जो 100 है ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसमें से अगर मैं इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दूं
तो इसमें किस किस को प्लस करके माइनस करना, शेष राशि निकालने के लिए 100 में से एक तो तुम्हारा 25 है ही है, और प्लस हमारा क्या है, और प्लस में है हमारा बेटे 3/11 और है बेटे इंटू 100। तो 300/11 लिख लेते हैं ना, इधर उधर कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 300 बटे हमारा क्या हो जाएगा 11, तो ये मल्टीप्लाई की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बात बताओ, यहाँ से देखो अगर मैं 11 की गुणा 25 में करूँ और फिर इस 11 की गुणा यहाँ 100 में भी कर दूँ तो डायरेक्ट एलसीएम हमारा हो जाएगा। तो 11 की 100 से करूँगा तो बेटे क्या हो जाएगा 1100 माइनस। ठीक है, अब मैं 11 की 25 में करूँगा ब्रैकेट के अंदर ही, अब ये फिर मैं तो 11 देखो 25 यहाँ पे कितना होता है 250, 25 11 टाइम में कितना हो जाएगा 275, 275 ये 11 से गुणा करने पर और 300 ये तो 575 हो जाएगा ना। तो ये जो 575 हो जाएगा मैं सीधे 575 ही लिख लेता हूँ। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आपका अपॉन में 11 रहेगा पूरे के। तो यहाँ से देखो बेटे आपका कितना बचेगा, तो अगर ये 10 में से 5 गया 5 और आपका बचेगा बेटे यहाँ 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचेगा आपका 10 में से 5 गया 5, 525/11 बच गया। अब एक बात बताओ, कह क्या रहा है कि उसने ये बचा हुआ शेष राशि बच गई, ये वाली शेष राशि जो है उसकी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस शेष राशि को घरेलू आवश्यकताओं पर परिधान पर, एक तो घरेलू आवश्यकता है इसमें और एक परिधान है, दोनों पर 5:3 के अनुपात में उसने खर्च किया। तो एक बात बताओ, घरेलू आवश्यकताओं पे व्यय की वैल्यू उसने दे रखी है, तो घरेलू आवश्यकताएं जो है ये 5 के अनुपात में है। किसके अनुपात में 5 के। तो घरेलू आवश्यकताएं इसका अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो बेटे क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाइड बाय, देखो 5 जो है वो घरेलू ऊपर आ जाएगा और बटे में दोनों का सम 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5/8 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमको घरेलू की जो आवश्यकताओं का जो व्यय है वो दिया हुआ है। तो घरेलू निकालने के लिए 5/8 करना पड़ेगा। अगर मान लो वो परिधान का दिया होता तो 3/8 करना पड़ता, बटे में सम रहता है, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ से एक बात बताओ, ये किसके, अब ये घरेलू की बातें हो गई ना ये, तो घरेलू का व्यय किसके बराबर है 2100 का, यहाँ से मैंने इसको 2100 के बराबर दिखा दिया। समझ में आ रही है बात बेटे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बात ध्यान दो, मैं यहाँ से डिवाइड करके 1 की वैल्यू लाऊंगा। किसकी वैल्यू लाऊंगा 1 की। अब वार्षिक आय पूछ रहा है तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं मासिक आय निकालूंगा 100 से गुणा करके, इसके बाद में क्या करूँगा 12 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो देखो 525 की अगर मैं 4 बार में गुणा कर दूँ तो 5 चौक 20 होता है, 25 चौक का 100 होता है, तो 2100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताओ, 8 ये 11 है, यहाँ पे ये 11 है, ये 8 है, 11 8 88 और इंटू 4। तो एक बात बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे 11 8 88 और 11 8 88 इंटू 4। ठीक है, और बटे में हमारा यहाँ पे क्या बच गया, अभी ये 5 भी बचा हुआ है यहाँ पे। और अगर मैं इसकी गुणा 100 से कर दूँ, किससे कर दूँ 100 से, मान लो बेटे ये 0 है, ध्यान रखना 100 का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो बेटे 5 दूनी 10, ये 20 बार में ख़त्म हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा ये 20 बार में। तो ये तो हमारा है ही, ठीक है ना, तो मान लो 88 तो ये है ही पहले से ही। ठीक है, ये 88 है, एक सेकंड, ये 88 है। ठीक है, 88 इंटू और ये 20 चौका क्या हो जाएगा बेटे 80, और मैं इसी की मल्टीप्लाई, देखो ये जो वैल्यू मैंने 100 से गुणा करी थी, ये 100 वो है जो हम मान के चले थे ये। ठीक है, अब मुझे क्या कर रहा है, वार्षिक आय पूछ रहा है, मासिक आय दे रखी थी हमने मानी थी 100 रुपये। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब मैं सिर्फ 12 की गुणा कर दूंगा तो वार्षिक आय निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो 88 तो ये है ही, ठीक है 88 है ये, और ये 12 है, तो 88 की 12 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 8 96 का 6 कैरी 9, 12 8 96 और 9 कितने होते हैं 105, 1056 ये और गुणा 80। तो एक बात बताओ, जीरो तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा, 8 से 48 का 8 कैरी 4, 8 5 40 4 44 का 4 कैरी 4, तो 8 0 0, तो 4 ऐसे ही रहेगा और 8 एकम 8, तो 84,480 हमारा इसका बेटा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही बताया था, और मैं एक्स मान के भी इसको सॉल्व कर दूंगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। मान लीजिए एक्स मान के अगर हम करते हैं तो 3x/11 को और x/4 को दोनों को सम करके उसमें से माइनस कर देंगे, फिर इसी तरीके से 5/8 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप करके देख लेना, इजीली तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो ध्यान रखना बेटे, मैंने आपको डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन बताया था। देखो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग स्टार्टर हैं, अगर थोड़ी बहुत अगर आप मैथ्स जानते हैं तो बेटे आप स्टार्टिंग नंबर 1 पार्ट से ही आप लोग रेगुलर
वीडियोस को अगर आप देखेंगे तभी आपके जो है सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे जो है फिलहाल थोड़े कुछ बीच में काफ़ी मैंने टफ क्वेश्चंस भी पढ़ाए हैं, तो धीरे धीरे ही आपके समझ में आएगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है तो करते देख लीजिएगा। तो 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से इतने इतने कम है। ठीक है, मान लिया एक संख्या बेटे हमारी ए है, एक मान लिया बी है और एक संख्या सी है। ठीक है, कह रहा पहली और दूसरी संख्या तीसरी से इतनी इतनी कम है। तो मैंने मान लिया, देखो पहली और दूसरी दोनों के दोनों किस पे डिपेंड हो गए, तीसरी पे, तो डिपेंडेंसी है, तो तीसरी को ही हमें मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया तीसरी कितनी है, 100 है। ठीक है, तो अब कह रहा है पहली तो 30% कम है, तो 100 का 30% कम है तो ये 70 हो जाएगी, और दूसरी कितनी कम है, 37%, तो ये कितनी हो जाएगी बेटे, ये हो जाएगी 63। ठीक है बेटे, तो अब क्या कहता है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। तो ये जो दूसरी संख्या है ये पहली की तुलना में कितनी कम है, तो ध्यान रखना बेटे, जो पहली की तुलना में पूछ रहा है वो किसकी तुलना में पूछ रहा है, पहली की। तो पहली की तुलना में कितनी कम है, तो पहली में से पहले माइनस करो, 70 में से 63 मतलब 70 में से अगर 63 माइनस करोगे तो 7 कम है, और किसकी तुलना में कम है, पहली की। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ जो है ना ये परसेंटेज से रिलेटेड बात आ गई है, तो इसको धीरे धीरे समझते हुए चलना आप। तो पहली की जिसकी तुलना की बात करता है पहले उसमें से घटा दिया मैंने, और जिससे वो तुलना कर रहा है उसको आपको डिवाइड में रखना है हमेशा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, गलती मत करना। 7 दहाँ पे 70, और 10 से ये 10 जीरो से जीरो कट जाएगा, और बेटे यहाँ आपका बचेगा 10%। तो आपका ऑप्शन नंबर बेटे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 8 कुर्सियों का क्रय मूल्य 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 6 कुर्सियों एवं 2 मेजों की कुल लागत 3680 रुपये है, तो 6 मेजों की लागत ज्ञात करें। एक बात बताओ बेटे, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। कह रहा 8 कुर्सियों का सीपी 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। मैंने मान लिया कि 8 कुर्सियां जो हैं वो x रुपये की हैं, और 5 मेज कितने की हैं बेटे, ये y रुपये के हैं। तो 8 की मैं किससे गुणा कर दूंगा, x से, और ये बराबर की बात कर रहा है ना, बराबर है तो मैंने बराबर दिखा दिया। और वो कह रहा है कि 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 5 मेज मान लिए y रुपये के हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है अभी आगे देखते हैं, फिर क्या कहता है कि 6 कुर्सियाँ एवं 2 मेजों की कुल लागत इतनी है। तो 6 जो हैं कुर्सियाँ x रुपये की हैं। ठीक है, और 2 मेज हैं, 2 मान लीजिए मेज जो है y रुपये के हैं, तो इनकी कुल लागत 3680 रुपये है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा है मेजों की लागत क्या है, तो मेज की y की वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट वाले से इससे x की वैल्यू कितनी क्या आ जाएगी बेटे, ये आ जाएगी 5y/8। तो 6 × 5y/8 प्लस 2y बराबर 368। ठीक है, यहाँ देखो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। तो एक बात बताओ, 5 तिहाई 15y। ठीक है, और ये जो अपॉन वाला 4 है ये 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं। ठीक है ना बेटे, तो ये हो जाएगा 15y और प्लस 4 2 जा 8y। तो 15 और 8 कितने होते हैं, 15 5 20 और 3 23। तो ये हो जाएगा बेटे 23y अपॉन आपका बचेगा बेटे 4 = 368। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वैल्यू जरूर कटेगी जरूर इससे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू जरूर कटती है। देखो 23 से करके देखते हैं। 23 × 1 = 23, बचा कितना 13 138। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120 और 3 छिक्का 18, तो 138 हो जाएगा। 16 बार में बेटे कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 चौका 64। वो पूछ क्या रहा है, 6 मेजों की लागत ज्ञात करें। तो एक बात बताओ, ये मेज की रेट जो है ये 64 रुपये की हो गई। मेज कितने की हो गई, 64 रुपये की। ठीक है, तो अगर ये मेज हमारी 64 रुपये की हो गई, तो 6 की बात कर रहे हैं, 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 6 × 36 2 38। तो ये 384 रुपये की हो गई। ठीक है, तो अच्छा एक सेकंड, थोड़ी गड़बड़ सी हो रही है बेटे। यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो तुम्हारी वैल्यू है ना, ये कुल लागत जो है 3680 थी। तो यहाँ पे गलती से मेरा जो है ना ये 0 रह गया हमारा बेटे। इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा गलती हो गई है बाय मिस्टेक। तो ये 0 हमारा इसमें रह गया, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये 0 आ जाएगा तो बेटे ये 160 हो जाएगा, ध्यान रखना। और जब ये 160 हो जाएगा तो बेटे ये क्या हो जाएगा आपका, 16 चौका 64, ये 640 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 64 का क्या बन जाएगा, 640। तो यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ मैच तो हमारा कर रहा था, बट जो है एक 0 की कमी थी। तो यहाँ हो जाएगा बेटे 3840। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे।
कह रहा है रायपुर और मीरपुर के बीच एक वयस्क के लिए बस का किराया एक बच्चे के लिए किराए से 6 गुना है। ठीक है, तो एक वयस्क का किराया अगर 114 रुपये हो तो 4 वयस्क और 5 बच्चों को मिलाकर इस दूरी को यात्रा करने के लिए कितनी राशि अदा की जाएगी। एक बात बताओ, कह रहा है कि एक जो वयस्क का जो किराया है बस का, वो बच्चे के किराए का 6 गुना है। ठीक है, तो मान लो कि अगर एक बच्चा है, एक वयस्क है, ठीक है, एक मान लो एक मैन है और एक बॉय है, तो मान लो अगर बॉय अगर x रुपये का किराया है तो मैन का किराया कितना है बेटे, इसका 6x। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वयस्क का किराया 114 रुपये है, तो एक बात बताओ, तो 6x के बराबर 114 रुपये है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो काटो, तो 6 कम 6, 6 छिंग 36, 6 37, 6 निम्न 54, तो 19 रुपये का जो है ये जो है ये x की वैल्यू निकल गई, मतलब बच्चे का किराया, और वयस्क का किराया 114 रुपये का था। तो कह रहा है 4 वयस्कों और 5 बच्चों का कितना होगा मिलाकर। ठीक है, तो 4 वयस्क, तो 114 की अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ तो 4 वयस्क हो जाएंगे, और कह रहा है कितने बच्चे हैं हमारे, 5 बच्चे इसमें साथ में, तो 19 पंजे, तो 19 की 5 से गुणा कर देंगे तो 19, तो 19 पंजे 95 ही लिख लेते हैं सीधे। ठीक है बेटे, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 456 प्लस 95 कितना हो जाएगा, चेक करो। 6 5 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10, 5 15 का 5 कैरी 1, 4 और 1 5, तो 551 रुपये जो है हमारे क्या होंगे, ये कुल राशि अदा की जाएगी इतनी दूरी तय करने के लिए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब क्वेश्चन बेटे आपके SBI PO, SBI क्लर्क और क्या कहते हैं आपके जो है SSC से क्वेश्चंस ये उठाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक संख्या का 35% दूसरी संख्या का 75% से दुगना है, पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, तो एक संख्या का 35%, एक संख्या का 35%, मैंने मान लिया वो संख्या x है, अगर इसका 35% अगर मैं निकालूँ तो 35/100 हो जाएगा। कह रहा दूसरी संख्या के 75% से दुगना है, तो दूसरी संख्या मान लो कोई y है। ठीक है, तो उसके 75% से अब वो कह रहा है कि दुगना है, ये दुगना है, तो अगर ये दुगना है तो मैं इसमें 2 से गुना कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, LHS बराबर RHS हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो कह रहा है इनके बीच में अनुपात बताओ पहली और दूसरी संख्या के। तो एक बात तो बताओ, 0 से 100 से तो 100 कट गया नीचे। ठीक है बेटे, अब 100 से 100 कट गया तो x और ये y अपोन में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटे, 75 दूनी 150, यस वेरी गुड। ठीक है, अपोन में आपका क्या आ जाएगा 35, तो देखो 5 7 35, अब 5 तिहाई 15 और 0 ये, तो 30/7 आ गया, नहीं आ गया, तो 30:7 आ गया। तो ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना बेटे कि ये जो कुछ क्वेश्चन थे इसमें ना एक ऑप्शन D भी E भी था जिसमें दिया होता बेटे इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने सारी चीज़ें एकदम क्लियरली तरीके से सही से किया है। ठीक है ना, 5 से 5, तो इससे 30:7 इसका ऑप्शन आ जाएगा बेटे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही परीक्षा में आर्यन को 350 अंक और विद्या को 76% अंक मिले हैं। ठीक है, आर्यन को कितने मिले, 350 और विद्या को 76%। यदि विद्या को आर्यन से 296 अंक अधिक मिले हैं तो इस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटे। देखो, मान लो विद्या को 76% अंक मिले हैं और वो आर्यन से कितने ज़्यादा थे, 296। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 350 में जो आर्यन के अंक थे अगर मैं 296 ऐड कर दूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ चीज़ ऐसी मिलेगी जिससे हमें फ़ायदा होगा। देखो 9 5 कितना होंगे, 14, 9 5 14 का 4 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 646 हो गए। ठीक है, ये कब हुए, ये 76% के बराबर हो गए इसके। ठीक है, किसके, विद्या के। ठीक है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, तो अगर मान लो अधिकतम अंक अगर ये x हैं उसके, तो अगर x का 76% के बराबर, 76/100 के बराबर, अगर ये कितने हैं बेटे हमारे 646 हैं, कितने 646, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अधिकतम अंक फाइंड आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 646
76 और गुणा 100। तो करते हैं इसको सॉल्व बेटे। तो 4 एकम 4, 4 निमा 36 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 19 से ये कटेगा जरूर, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, तो 3 तो ये आ जाएगा आपका, और 19 चौका 76। ठीक है बेटे, तो आपका आ जाएगा, इससे कट गया और ये कट गया, तो 34 की 25 से गुणा करनी है, तो 25 चौका 100 का 0 कैरी 10। ठीक है बेटे, और 25 तिया 75 और 10 85। तो आपका जो पैसा था, मतलब पैसा कर रहा हूँ, जो अधिकतम जो परीक्षा के जो अंक थे वो कितने थे बेटे, ये थे 850, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा 3 क्रमिक विषम संख्याओं और 3 क्रमिक सम संख्याओं के औसत का योग 21 है। ठीक है बेटे, यदि सबसे बड़ी संख्या 16 है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। देखो, अगर आपको यहाँ पे एक वैल्यू दे दी, इसीलिए ये क्वेश्चन वेरी इजी हो गया। अगर ये वैल्यू नहीं देती तो हमको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। एक बात बताओ, कह रहा है यदि सबसे बड़ी सम संख्या 16 है तो 3 की बात कर रहा है, 3 पहले लगातार विषम और फिर 3 लगातार सम संख्या। तो बड़ी संख्या इसने क्या बता दी पहले ही कि 16 है, तो इसका मतलब इसकी छोटी संख्या 14 हुई होगी और इसके बाद क्या हुई होगी, 12। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर सबसे बड़ी सम संख्या 16 हो गई और 3 लगातार संख्याओं, मतलब विषम संख्या और सम संख्याओं का औसत का योग 21 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं विषम संख्या की बात करूँ तो यहाँ से अगर सबसे बड़ी सम संख्या 16 हो गई, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो यहाँ पे विषम संख्या क्या क्या हो सकता है, औसत का योग 21 है, दोनों का औसत, तो यहाँ से 14 हो जाएगा और यहाँ से 9 7 14 6 20 और 1 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और ये हो जाएगा बेटे 5। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो क्रमिक 3 विषम संख्याएं और 3 सम संख्याओं का औसत का योग 21 है। तो एक बात बताओ, जब विषम संख्या का जो औसत होता है वो बीच वाला पार्ट होता है और सम संख्या का भी औसत जो होता है वो बीच वाला ही पार्ट होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, दोनों का जो औसत है 14 और 7, अगर मैं दोनों को योग कर दूँ तो 21 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो कह रहा है यदि बड़ी संख्या 16 है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या में 5 होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटे, 5। समझ में आया बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक संख्या का 65% उसके 2/5 से 140 अधिक है, उस संख्या का 30% क्या है। मान लिया वो संख्या क्या है, x है। कह रहा है उस संख्या का 65% मैंने बता दिया। ठीक है, फिर क्या कहता है, उसके 2/5 से 140 अधिक है। ठीक है, तो इसी संख्या के मान लो x के 2/5 से कह रहा है 140 अधिक है ये, तो ये अधिक है तो मैं इसमें जोड़ दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बट इक्वेशन बैलेंस करना तो ज़रूरी है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो वो LHS बराबर RHS नहीं होगा, तो पता क्या चलेगा, इसमें तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से संख्या फाइंड आउट करूँगा, फिर उसका 30% निकालूंगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 20 टाइम में 100, तो 13/20 और इसको मैं इधर ले लूँगा, तो 13x/20 माइनस के 2x/5 बराबर 140। देखो यहाँ से मैं 20 एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा 13x माइनस 5 चौक 20, 2 चौक 8x बराबर 140। तो देखो 8 2 10 3 13, 5x मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है बेटे, इधर ध्यान देना, 5x/20 बराबर 140। तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटे, तो 0 ऐसे ही रहेगा। 8 दूनी 6 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 560 आ गया। इसका 30% क्या होगा, तो 10% तो इसका 56 ही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 56 की अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ, 56 गुणा 3, तो 5 है बेटे, ध्यान रखना 5 है। तो 56 की अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ, 6 18 का 8 कैरी 1, 5 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा बेटे 168। इसका ऑप्शन नंबर बेटे बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 168। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2 अंकीय संख्या के 2 अंकों का योग 14 है। देखो भाई,
क्या 6, 5, 11 ये दोनों का अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 14 है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। 8, 4, 12 है, गलत है। और 5, 4, 9 ये भी गलत है। तो इसका आंसर फिर तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, लेकिन मैं सोल्व तो कर दूँ इसको, पर समझ में नहीं आ रहा क्या है। दो अंकीय संख्या के अंकों का योग 14 है। मैंने मान लिया एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। तो यहाँ पे बेटे इनका योग कितना हो जाएगा? 14। दो अंकीय संख्या के पहले और दूसरे अंक के बीच 2 का अंतर है। मान लीजिए जो बड़ा था x था और उसमें से y घटाया, तो दोनों के बीच में 2 का अंतर हो गया। ठीक है बेटे, तो दो अंकीय संख्या के 2 अंकों का गुणनफल कितना है? तो दोनों से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो दोनों अंकों का गुणनफल निकल जाएगा। तो संख्या हमेशा बेटे ध्यान रखना, अगर मैंने x को 10 से डिजिट में माना है तो संख्या 10x प्लस y की फॉर्म में होती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, तो अब वो क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूँ, मतलब प्लस कर दूँ, तो x y से y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा और 14 और 2 कितना हो जाएगा बेटे? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो अगर x की वैल्यू 8 है और x प्लस वाई कितना है? 14 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। भाई 8 और 6 कितना होता है? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ये 6 है बेटे, 6 है। ठीक है, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6। तो दो अंकीय संख्याओं के दोनों 2 अंकों का गुणनफल कितना है? तो 8 से कितना होता है? 8 गुणा 6, 8 से 48, 8 से 48। तो गुणनफल पूछ रहा था ये क्वेश्चन में जो है मैंने पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई बेटे। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, 2 अंकों का गुणनफल पूछ रहा था और मैंने क्या कर दिया, मुझे लगा कि वो संख्या पहले चेक कर रहा था मैं। ठीक है ना, तो गुणनफल की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसीलिए हमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 48 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे देखते हैं। 40 विद्यार्थियों और 5 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की संख्या का 15% और प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की संख्या के 20% मिठाई मिलती है। कुल कितनी मिठाइयाँ थी? एक बात बताओ, 40 विद्यार्थी हैं और 5 शिक्षक हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थियों को विद्यार्थियों की संख्या का 15%। तो अगर इस 40 का, ठीक है, 40 विद्यार्थियों में प्रत्येक विद्यार्थियों को विद्यार्थियों की संख्या का 15%, तो प्रत्येक विद्यार्थी को अगर मैं इसका 40 का 15% निकालूं बेटा, ध्यान रखना 40 का जो 10% होता है वो कितना होता है? 4 और 15% हो जाएगा बेटे 6। आप निकाल के देख लेना, डायरेक्टली मेरे समझ में आ रहा है। ठीक है, 20% इसका 8 हो जाता है और 15% कितना हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब 40 विद्यार्थियों को 6 मिठाइयाँ मिली हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? विद्यार्थियों की संख्या का 15%, 40 विद्यार्थियों को, तो 40 विद्यार्थियों को कितनी कितनी मिठाइयाँ मिली हैं बेटे? 6 मिठाइयाँ मिली है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि 5 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों की 15% और प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की संख्या का 20%। तो अब देखो विद्यार्थियों की संख्या तो 40 ही थी ना, लेकिन प्रत्येक जो शिक्षक है उसको विद्यार्थियों की संख्या का 20% मिल रहा है। तो अब ये 40 नहीं होगा, अब तो शिक्षक 5 ही हैं, लेकिन अब मिठाई जो है 20%। तो 40 बच्चे हैं तो उसका 20% हो जाएगा 8। तो प्रत्येक टीचरों को 8 मिठाइयाँ मिली हैं। तो कह रहा है कि कुल कितनी मिठाइयाँ थी? तो एक बार बताओ, 6 चौक 24, 240 मिठाई तो यहाँ से हो गई जो बच्चों को मिल गई, और 8 पंजे 40 इनको मिल गई, तो 200 कितने हो जाएंगे बेटे? 80। तो इसका ऑप्शन जो है बेटे, इसमें एक ऑप्शन ई भी था, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे आप लोग देख लेना, वैसे गलत नहीं है, क्वेश्चन तो एकदम क्लियर है। तो 40 विद्यार्थियों में 5 तो 15% तो मिल रहा है सबको, तो 15% 6 हो जाएगा, तो 40 4 6 24, 240 तो यहीं से आ गए। और 5 शिक्षक हैं उनको 20% मिल रहा है, तो ये बेटे आपका हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या का पूछ रहा है, तो विद्यार्थियों की संख्या का 20% 8 ही होता है। ठीक है, तो 8 पंजे 40 ही है, तो 240 और 40 कितने होते हैं बेटे? 280। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटे इनमें से कोई नहीं, या आंसर तो आपको पता ही है। ठीक है, ओके।